we are biologically inclined. So today we are covering the topic biodiversity and conservation. क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से लगभग 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का. सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इसमें से काफी छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो अक्सर नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा. तो शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखें और इसको स्किप ना करें, इसे क्विट ना करें. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब होता है? बायोडाइवर्सिटी का बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी. बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस. इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट फॉर्म्स, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. वास्तव में अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखती? बिल्कुल नीरस. ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही है कि हम अलग अलग किस्म के पक्षी देख पाते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे देख पाते हैं जो हमारी इस प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता को बनाए रखते हैं और जिन्हें देखने पर हमें आत्मीय आनंद की अनुभूति होती है. अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या केवल सुंदरता के लिए है? नहीं, हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करने के लिए और यहाँ तक कि हम कहें कि मनुष्य के सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत जरूरी है बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि दिन प्रतिदिन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या इन डिफरेंट स्पीशीज का दिन प्रतिदिन एक्सटिंक्शन होता जा रहा है. इसीलिए इसके कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ी. कंजर्वेशन मतलब संरक्षण. तो जैव विविधता एवं संरक्षण. बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन. एडवर्ड विल्सन gave the term biodiversity. Sometimes this question is asked in NEET exam also. अब बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इट डिस्क्राइब्स द रिचनेस ऑफ एन एरिया. किसी एक पर्टिकुलर एरिया की रिचनेस इन टर्म्स ऑफ जीन्स, इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम्स. इसका मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी केवल स्पीशीज लेवल पे ही नहीं होती है, बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पर भी होती है, बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पर भी होती है एंड बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पर भी होती है. सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स एट विच बायोडाइवर्सिटी अकर्स. सो लेट अस टेक वन बाय वन. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मैंगो ट्री का. सो ए मैंगो प्लांट या मैंगो ट्री has more than 1000 varieties. Has more than 1000 varieties in India. इसका मतलब ये हुआ कि आम केवल एक प्रकार का नहीं है, आम के लगभग 1000 से ज्यादा वैरायटियां इंडिया के अंदर मौजूद हैं. इसी प्रकार अगर हम देखें चावल की वैरायटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो चावल के लगभग 50,000 किस्में पूरे संसार में मौजूद हैं. कहां पर? जेनेटिक लेवल पर अगर हम देखें तो भले ही भी हमें बाहर से देखने में एक जैसे दिखाई दे, बट व्हेन वी स्टडी अबाउट देयर जीन्स तो देयर वी फाइंड वेरिएशंस इन देम. तो दैट इज द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, अगर हम स्पीशीज लेवल पर देखें तो जैसे कि वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, वेस्टर्न घाट्स किसको बोलते हैं? अगर हम हमारे इंडिया के मैप में देखें यहाँ इस प्रकार से, तो ये जो पोर्शन है ये गुजरात वाला हिस्सा और यहां से ये केरला, कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, कुछ हिस्सा केरला का और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कुछ गोवा का और कुछ गुजरात का. इस तरह से ये जो 6 स्टेट्स है, ये 6 स्टेट्स वेस्टर्न, इन 6 स्टेट्स की लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक का इनलैंड पार्ट, ये जो इनलैंड पार्ट है 30 to 50 किलोमीटर इनसाइड, दिस मेक्स द वेस्टर्न घाट्स.
एंड दिस वन इज द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स पर वेराइटीज कम है क्योंकि वहां बरसात कम होती है, वहां का फ्लोरा एंड फोना अलग है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ का फ्लोरा एंड फोना अलग है। फ्रीक्वेंट रेन्स हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी भी यहाँ पर ज्यादा है। अगर हम देखें स्पीशीज लेवल पर बायोडायवर्सिटी, तो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न घाट्स पर एक तो फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, इसीलिए वहां पर प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल है। दूसरा, बरसात काफी फ्रीक्वेंट है जो कि एम्फीबियंस के लिए आवश्यक है। इसके बाद तीसरा लेवल आ जाता है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी? द बायोडायवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। जैसे कि हम देखें कि अलग अलग इकोसिस्टम्स, इंडिया में तो कई प्रकार के इकोसिस्टम्स मौजूद हैं। इंडिया में डेजर्ट्स भी हैं, इंडिया में हिमालयाज माउंटेन्स भी हैं, इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स जैसे इलाके भी हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं, एस्चुरीज भी हैं। अगर हम सुंदरबन डेल्टास को देखें वो एरिया भी है। तो इन इंडिया देयर इज ए वास्ट वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी व्हेन वी कंपेयर इट विद नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नॉर्वे में अगर हम देखें तो हमें वहां पर केवल एक फ्रिजिड जोन देखने को मिलता है, अल्पाइन रीजन ही देखने को मिलता है, बाकी प्रकार की इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। सो टुडे वी हैव कवर्ड दीज 3 टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं कि जहां बायोडायवर्सिटी अधिक होती है उस एरिया को क्या कहा जाता है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट, दैट इज नोन एज द हॉट स्पॉट। आजकल वैसे ये टर्म बहुत कॉमन है, आजकल बच्चे हॉटस्पॉट के बारे में जानते हैं, बट वो फोन के हॉटस्पॉट के बारे में जानते हैं, बायोडायवर्सिटी की हॉटस्पॉट के बारे में नहीं जानते। तो बायोडायवर्सिटी में भी ये शब्द आता है हॉट स्पॉट। इट मींस दोज रीजन्स वेयर द बायोडायवर्सिटी इज अबंडेंट। जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है उन एरियाज को हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। इंडिया जैसे कुछ और कंट्रीज भी हैं जहां पर बहुत ही रिच बायोडायवर्सिटी है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन बायोडायवर्सिटी। इंडिया इज द 5th रिचेस्ट कंट्री इन बायोडायवर्सिटी। ये आपका यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि इंडिया का कौन सा रैंक है बायोडायवर्सिटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंडिया इज द 5th रिचेस्ट कंट्री इन बायोडायवर्सिटी। अब इंडिया की तरह ही कुछ और कंट्रीज भी हैं, जैसे अगर हम बात करें ब्राजील की, हम बात करें अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, और वे सभी कंट्रीज जो नियर द इक्वेटर के दोनों तरफ मौजूद हैं, वहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। अब वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा क्यों है उस टॉपिक पर भी आते हैं हम। 2 मेजर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। भारत में 2 मुख्य बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहला तो आ जाते हैं हिमालयाज। हिमालयाज की जब हम कहते हैं तो हिमालयाज का मतलब हो जाता है यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड का इलाका, यूपी का टॉप वाला एरिया, बंगाल का कुछ एरिया, मणिपुर मेघालय वाला कुछ एरिया और अरुणाचल प्रदेश का एरिया, वहां तक हमारी हिमालयन बेल्ट है। तो हिमालयाज जो है वह हमारे बहुत ही अच्छे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जहां बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती हैं। हिमालयाज की अगर हम बात करें तो लगभग नियर अबाउट 3500 प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक। लगभग 3500 प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जो कि केवल हमें हिमालयाज में ही देखने को मिलती हैं और कहीं देखने को नहीं मिलती। When we say endemic, it means the plant species or animal species is localized to only that region. केवल उसी स्थान पर ही वो चीज मिले तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं, चाहे वो कोई प्लांट हो या फिर कोई एनिमल स्पीशीज हो। अभी कोरोना टाइम पीरियड में हमें 3 टर्म बहुत सुनने को मिलती हैं। एक तो टर्म हमें सुनने को मिलती है पेंडेमिक,
हम कहते हैं कोरोना कैसी डिजीज है, कोरोना इज ए पेंडेमिक डिजीज। व्हाई? जब कोई डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल जाती है इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, तो उसको हम कह देते हैं पेंडेमिक, थ्रू आउट। दूसरी टर्म एक सुनने में आती है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि व्हेन द डिजीज स्प्रेड्स टू ए लोकल एरिया देन इट इज नोन एज एपिडेमिक, बट द रेट ऑफ स्प्रेडिंग इज क्वाइट फास्ट। जैसे कि कुछ वर्ष पहले प्लेग फैल गया था गुजरात में, तो इट बिकेम एन एपिडेमिक डिजीज फॉर द होल गुजरात। अब जैसे कोरोना है, इट इज ए पेंडेमिक डिजीज बिकॉज इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन द सेम वे एड्स इज आल्सो ए पेंडेमिक डिजीज बिकॉज इट हैज आल्सो स्प्रेड आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार में फैल चुकी है ये बीमारियां, तो इसीलिए ये पेंडेमिक है। व्हेन वी टॉक अबाउट एंडेमिक, नॉट एपिडेमिक, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है? दैट पर्टिकुलर फ्लोरा और पर्टिकुलर फोना इज फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस, उसके अलावा वो और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे हिमालयाज में बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनका कि हमारे नेचुरल आयुर्वेदा में बहुत बड़ा रोल है। दूसरा हमारा जो हॉटस्पॉट है दैट इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स जब हम कहते हैं तो इसका मतलब वी आर इंक्लूडिंग द 6 स्टेट्स। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं जिनका लगभग 30 से 50 किलोमीटर का बेल्ट इसमें सम्मिलित है? वो 6 स्टेट्स आ जाते हैं। एक तो केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात and one more left, that is Karnataka. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स कितने बड़े स्ट्रेच में फैले हुए हैं। तो गुजरात से शुरू होकर के केरला तक समुद्र के साथ साथ का इलाका, समुद्र से लगभग 30 किलोमीटर अंदर तक, 30 से 50 किलोमीटर अंदर तक का वो इलाका जो गुजरात से लेकर के केरला तक फैला हुआ है, that is the Western Ghats. So these are the two major biodiversity hotspots of India. Now we talk about the total biodiversity throughout the world and throughout the India. तो according to IUCN, अब IUCN का फुल फॉर्म क्या है? अब हम देखते हैं IUCN का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है इस लेसन का। IUCN एस्टेब्लिश किया गया था कंजर्वेशन के लिए कि हमारे जो संसार में एक्सटिंक्शन होता जा रहा है बायोडाइवर्सिटी का, उसको किस प्रकार से कंजर्व किया जाए। तो उसके लिए IUCN का गठन किया गया। तो IUCN के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 मिलियन species of plants and animals are present on earth. हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग हम कह सकते हैं 15 लाख स्पीशीज मौजूद हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की कलेक्टिवली। और इनमें भी अगर हम बात करें कि एनिमल्स की ज्यादा है या प्लांट्स की ज्यादा है, तो इनमें से भी एनिमल्स की स्पीशीज 70% है, जबकि जो प्लांट्स की स्पीशीज है दैट इज ओनली 22%। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में किसकी ज्यादा है? तो एनिमल्स में अगर हम देखें तो आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स
हर 10 एनिमल में से 7 आर इंसेक्ट्स. It means 70% of total animal species are the species of various types of insects. तो संसार में अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स 7%, 70% एनिमल्स मौजूद हैं और प्लांट्स दे आर 22%. अब अगर हम बात करें वर्ल्ड के एरिया की इन कंपैरिजन टू द एरिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया का मात्र 2.4% लैंड ऐसा है जो इंडिया के पास है थ्रू ऑफ द टोटल वर्ल्ड. लेकिन इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो 8.1% है. तो इट मींस वी कैन सी दैट द लैंड एरिया इज क्वाइट लेस बट द बायोडाइवर्सिटी इज क्वाइट गुड इन इंडिया. इसीलिए इंडिया वर्ल्ड के टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स में इंडिया का नाम आता है. तो ये हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी बात है. अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये जो डेटाज हैं उतार सकते हैं. नाउ वी लुक एट द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड. संसार में बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ ज्यादा है और क्यों है ज्यादा, वो देखते हैं अब हम. तो उसके लिए हमें टॉपिक पे आना पड़ेगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. अब सबसे पहली बात तो यह है कि लैटिट्यूड है क्या चीज. तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ज्योग्राफी में घुसना पड़ेगा. ये हमारी अर्थ, ये इक्वेटर, दिस वन इज द इक्वेटर, जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा भी बोलते हैं. इक्वेटर के ऊपर एक 23.5 डिग्री पर एक 23.5 डिग्री नॉर्थ और इतना ही 23.5 डिग्री साउथ, एक ऊपर को इमेजिनरी लाइन बना रखी है हमारे ग्लोब में और एक नीचे इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है. ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ कैंसर से मतलब आप कैंसर बीमारी से ना समझे, यहाँ कैंसर का मतलब है कर्क रेखा. तो ये कर्क रेखा है, ये हमारे भारत में से होती हुई भी जाती है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. नीचे वाली जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब मैं आपको ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर एक इमेजिनरी लाइन और है 41 डिग्री नॉर्थ, उससे ऊपर एक और है 71 डिग्री नॉर्थ, उससे ऊपर और है और. These lines are the latitudes. इन्हीं को हम latitudes बोलते हैं. तो latitudinal gradient, it means gradient according to the latitudes. अब यहाँ पर हमें एक चीज हम क्लियर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ के जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है देखने को मिलती है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को कम मिलती है. अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेके डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और ब्राजील का एक हिस्सा, तो ब्राजील का जो पार्ट है जो साउथ अमेरिका का भाग है वो कहाँ पर है, वो अगर हम देखें तो इसी इक्वेटर के पास है. वहां पर लगभग 1400 प्रजातियां बर्ड्स की देखने को मिलती हैं कोलंबिया में. इसी प्रकार अगर हम इंडिया में भी देखें वेस्टर्न घाट्स में, तो वहां पर भी हमारे को पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं. और अगर थोड़ा हम ऊपर चले 41 डिग्री नॉर्थ पर, अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में हमारे को ये 1400 की जगह ये 70 या 130 स्पीशीज देखने को मिलती हैं. और उससे ऊपर की अगर हम बात करते हैं नॉर्वे की या ग्रीनलैंड की या डेनमार्क की बात करते हैं, तो वहां ये काउंट और भी कम हो जाता है. वहां लगभग हमें ज्यादा से ज्यादा 50 स्पीशीज ही बर्ड्स की देखने को मिलेगी. दिस शोज दैट नियर द इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी इज मोर. व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है. उसके पीछे भी अभी हम आते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है. इक्वेटर पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने का मुख्य कारण है वहां का
अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। वहाँ जो मौसम है वो साल भर लगभग एक सा रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर सीजनल वेरिएशंस, अप्स एंड डाउन्स अधिक नहीं होते हैं। बरसात अधिक होने की वजह से फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। और अगर हम सक्सेशन की बात देखें तो यहाँ पर सक्सेशन के दौरान देखें तो यहाँ इस एरिया में डिस्टर्बेंसेस और लीस्ट डिस्टर्बेंस है, और इसीलिए जो स्पीशीज है उनको फलने फूलने में आसानी रहती है, वेरिएशंस इजीली डेवलप होती है। जबकि अगर हम ऊपर देखें तो वहां पर फूड अवेलेबिलिटी भी घटती चली जाती है, जिसकी वजह से उनका जो निच स्पेशलाइजेशन है, निच स्पेशलाइजेशन भी कम हो जाता है। जहाँ निच स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसी फिंच बर्ड का, तो ग्राउंड फिंच भी मिलती है हमें देखने को, और हमें बार्क फिंच भी देखने को मिलती हैं, और हमें ऊपर एरियल पार्ट्स में जो पत्तों को जो खाती हैं वो फिंच भी देखने को मिलती है, पत्तों के ऊपर इंसेक्ट्स को जो खाती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निश स्पेशलाइजेशन इज मोर डिस्टिंक्ट इन दिस इक्वेटोरियल रीजन। दिस होल एरिया इज नोन एज द ट्रॉपिकल पार्ट। दिस वन इज ट्रॉपिकल एंड दीज आर द सब ट्रॉपिकल्स। उससे ऊपर चलेंगे हम, थोड़ा हमारे को डेसिडुअस फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, और ऊपर चलेंगे तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, और ऊपर चलेंगे तो हमें फ्रिजिड जोन देखने को मिलेगा, जहां साल के अधिकतर समय बर्फ पड़ी रहती है, इसीलिए वहां पर प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पीशीज भी कम देखने को मिलती है। सो द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज दिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ वी कम टू द रीजंस फॉर हाई बायोडाइवर्सिटी। तो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है? रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। कहाँ? रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ। दूसरी चीज क्या है? इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है, ये PAR है, PAR यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। दैट रीजन इज मोर इन दिस प्लेस इंस्टेड ऑफ दीज रीजन्स। तो इस वजह से भी यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस जो है दे वी कैन से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है दैट इज द फूड अवेलेबिलिटी। इस एरिया में क्योंकि बरसात अच्छी है, टेम्परेचर जो है दैट इज मोर फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वेरियस स्पीशीज, तो इसीलिए यहाँ पर जो निच स्पेशलाइजेशन है वो बहुत अच्छा होता है इस एरिया में। एंड दीज आर द मेजर 3 रीजंस फॉर दिस हाई बायोडाइवर्सिटी। सो आज के लिए इतना ही गाइज, और नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन विद न्यू टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कोरोना में अपने घर पर रहो।